सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में हम जो है रिवाइज करेंगे टॉपिक डिविडेंड। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर जो लॉ में टॉपिक है डिविडेंड वो हम रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जो है अगला वीडियो ऑडिट ऑफ डिविडेंड का भी आ सकता है, क्योंकि अभी डिविडेंड करा है, लगे हाथ हम जो है ऑडिट ऑफ डिविडेंड भी पढ़ लेंगे। तो रही बात है अबाउट डिविडेंड, अगर हम समझे तो डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। सबसे पहले तो इन डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड है। चलो इसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि इसमें अबाउट डिविडेंड है, साथ ही साथ 11 पेज के तो नोट्स है, उसमें से आखिरी के 3 पेज तो MCQs है। ठीक है, वो MCQs हमको देखने के, बाकी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के तो सिर्फ 7 पेज है और ये 7 पेज में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हम क्वेश्चन करेंगे, जो काटना है काटेंगे, जो नहीं काटना है नहीं भी काटेंगे, वो सब चीज़ें चलेगी अपनी, वो तो ठीक है, वो तो होता ही है। स्टार्ट करते हैं चलो। अब तो अबाउट डिविडेंड, डिविडेंड में इंक्लूड होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और या तो हम बोल सकते हैं रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न ऑफ इनकम यूजुअली यही होता है डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर इज अ रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ, वैसे अर्निंग पर शेयर होता है, बट ठीक है, अगर अब इधर माने कि भैया 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया जाता है डिविडेंड, जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। प्रपोज या रिकमेंड, डिक्लेयर्ड या कंसेंटेड होता है जनरल मीटिंग में। ये डिविडेंड की बात आ रही है। तो जब इंटरिम डिविडेंड की बात आती है तो बोर्ड मीटिंग में ही डायरेक्ट डिक्लेरेशन या कंसेंट हो जाता है। तो जब बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होगा, जनरल मीटिंग में डिक्लेयर या कंसेंट होगा। ठीक है, तो प्रपोज करना या रिकमेंड करना क्या इतना डिविडेंड है, जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो जाएगा या कंसेंटेड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड में तो जनरल मीटिंग तक बात ही नहीं जाती है, बोर्ड मीटिंग में ही सब हो जाता है। डिविडेंड जो पे होता है ना, जैसा कि अपन अकाउंट्स में करते थे ना कि हम नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं, यूजुअली डिविडेंड पेड अप वैल्यू पे जाता है। पर आर्टिकल बोले इफ़, अगर आर्टिकल बोले ठीक है, अगर नहीं बोले तो रेगुलेशन 83 बोलता है। पर अगर रेगुलेशन 83 भी साइलेंट है, मतलब कि आर्टिकल में तो देख नहीं रखा है और रेगुलेशन 83 भी साइलेंट है, तो ऐसे केस में डिविडेंड जो है नॉमिनल वैल्यू पे जाता है, अदरवाइज डिविडेंड तो पेड अप वैल्यू पे ही जाता है। बात करें सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, या डिक्लेरेशन डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में कुछ बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले डिविडेंड देने के लिए आप सोर्स कहाँ से उठाओगे? सोर्स उठाओगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट उठाओगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। ठीक है, तो प्रॉफिट अब करंट ईयर का भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कुछ प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसमें से हम जो भी लॉसेस वॉसेस है, जो भी डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड नहीं करा है, वो सब चीज़ें हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो वो माइनस करने के बाद, या वो प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लॉसेस माइनस करने, डेप्रिसिएशन माइनस करने, वो सब माइनस करो, और ये पहला है सोर्स है। और साथ ही साथ कुछ मनी जो है गवर्नमेंट ऐसी गारंटी में देती है। ठीक है, तो मनी गिवन एज गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में गारंटी भी दिया है, वो भी एक सोर्स हो जाता है। अब कौन कौन से गेन इधर नहीं आते, तो नोशनल गेन सारे नहीं आते, अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन जो दिखावे के गेन है, पर इससे कोई डिविडेंड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता। अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन गेन, चेंजिंग कैरिंग अमाउंट, ये सब एक को ही डिनोट करते हैं कि ये गेन दिखावे के गेन है। ठीक है, अब ये है, ये हमारे सोर्सेस है डिविडेंड का, यार ये पर्टिकुलर सोर्स है। अब ये जो प्रॉफिट है, ये जो सोर्स है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में से आपकी इच्छा पे है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो एनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ट्रांसफर कर सकते हो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप रिजर्व में। ठीक है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत जो अभी परसेंटेज है आप रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी इच्छा पे, करो नहीं करो आपकी इच्छा पे। तो प्रॉफिट का जो है में ट्रांसफर एनी ऑफ द प्रॉफिट इन रिजर्व। ठीक है, अब ठीक है, तो आपकी इच्छा पे, ठीक है, ये हमने कर लिया कि हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना हमारी इच्छा पे रहता है। अगर हम समझे तो हमने पूरा ट्रांसफर टू रिजर्व पढ़ लिया, हमने सोर्सेस ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया। कुछ समझने लायक बात ये भी है कि अगर आपके पास प्रॉफिट एडिक्वेट है, 3 तरीके की चीज़ें हो सकती है, आपके पास प्रॉफिट एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है या आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो जब आपके पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, तब ऐसे केस में क्या करते हो, यार प्रॉफिट इनएडिक्वेट है ही नहीं, पूरा ही नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप चूज़ कर सकते हो फ्री रिजर्व से पे करना। ये जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हो ना रिजर्व में, आप चूज़ कर सकते हो फ्री रिजर्व में से पे करना डिविडेंड को।
पर फ्री रिजर्व से पे करोगे आप डिविडेंड, तो यूज रिजर्व टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, रूल 3 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 100% अच्छी गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, ठीक है। तो ये रूल 3 की कंडीशन ये सब 100% अच्छी गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता। मतलब कि फ्री रिजर्व से आप पे कर सकते हो, या आपके पास पुराने प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हो ना, तो भी उससे आप पे कर सकते हो। बस सी पुराने प्रॉफिट को यूज़ करके आप पे कर सकते हो, पर उसमें रूल 3 नहीं लगता है। पर फ्री रिजर्व में से अगर आप पे कर रहे हो तो रूल 3 लग सकता है। 100% अच्छी गवर्नमेंट कंपनी पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। और जब रूल 3 की कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, मतलब कि फ्री रिजर्व में से पे करना है, वो कभी पे होगा जब इनएडिक्वेट या नो प्रॉफिट होगा, तो आप फ्री रिजर्व में से पे करोगे। ये कब, ये इसमें रूल 3 की कंडीशन क्या है? रूल 3 की कंडीशन ये है कि जो डिविडेंड का रेट है ना, वो प्रीवियस 3 ईयर के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विड्रॉ, चलो ये रेट क्या डिसाइड हो गया, क्या इतने रेट पे डिविडेंड होगा, ये पिछले 3 साल का जो एवरेज है ना, उससे ज़्यादा का डिविडेंड नहीं जाएगा। ये तो हो गया रेट की बात। फिर आता है अमाउंट की बात। जो अमाउंट है आप जो पे कर रहे हो, वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 10% से ज़्यादा का अमाउंट निकलेगा नहीं, और निकलने के बाद जो बैलेंस है, ठीक है। तो आप जब आप पैसे निकालोगे, विड्रॉ अमाउंट फर्स्ट यूटिलाइज फॉर सेट ऑफ लॉसेस। कुछ लॉसेस है फिनेंशियल ईयर के, तो आप उसको लॉसेस को सेट ऑफ करोगे। फॉर विच, तो सेट ऑफ लॉसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिविडेंड डिक्लेयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी लॉसेस वॉसेस है वो आप माइनस करोगे। और डेप्रिसिएशन कभी प्रोवाइडेड नहीं है प्रीवियस ईयर में, तो आप जो है डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे, जो भी है। और विड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो रेट की बात करें, रेट 3 साल के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करें हम विड्रॉ की, 1/10 और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा का विड्रॉ नहीं करना है। और बैलेंस जो है, बैलेंस में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल उससे ज़्यादा का बैलेंस होना चाहिए। अब इधर फ्री रिजर्व ऐड नहीं होगा, इधर फ्री रिजर्व ऐड है ना, इधर फ्री रिजर्व ऐड नहीं होगा, इधर 15% ऑफ पेड अप कैपिटल है, ये हमने देखा। चौथा, जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो ना, ठीक है, ये भी हमने डिविडेंड की बात कर ली, हमने सोर्सेस की बात कर ली, हमने प्रॉफिट एडिक्वेसी इनएडिक्वेसी की बात कर ली हमने, ठीक है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स थे हमने वो पढ़ लिया। अब समझो जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का कंप्लायंस करना है। अगर आप इसमें फेलियर हो, तो एज लॉन्ग फेलियर कंटिन्यूज, ये प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सेक्शन 73 इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और सेक्शन 77 इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो अगर 73 74 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ऐसे केस में आप जो है प्रोहिबिशन है। जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस चीज़ को पे करते हो, तो आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले जो डिविडेंड पे होता है वो तो रजिस्टर्ड को देते हैं ना, एजीएम डेट पे जिसका नाम रजिस्टर्ड में एंटर है उधर जाता है, जॉइंट होल्डर के केस में जिसका नाम पहले है। और डीमैट के केस में तो रजिस्टर्ड ओनर तो वो होते हैं ना, डीमैट के केस में रजिस्टर्ड ओनर तो ब्रोकर्स होते हैं, पर इधर बेनिफिशियल ओनर होते हैं हम। जैसे मेरा अकाउंट अगर डीमैट में है, तो रजिस्टर्ड ओनर वो होते हैं, बेनिफिशियल ओनर मैं होता हूँ, जैसे ये तो बेनिफिशियल ओनर जाते हैं। रही बात ये जो है अमाउंट, ये उनके बैंकर को भी पे कर सकते हैं, और किसी तीसरे पर्सन को भी पे कर सकते हैं ऑर्डर पे, क्योंकि जो डिविडेंड होल्डर है उसके ऑर्डर पे हम किसी दूसरे पर्सन को पे कर सकते हैं, इनफैक्ट बैंकर को भी दे सकते हैं। कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है, कंपनी डिविडेंड वारंट दे सकती है, पर शेयर वारंट नहीं दे सकती। डिविडेंड वारंट दे सकती है, तो डिविडेंड पे कर सकती है, तो डिविडेंड वारंट भी दे सकती है, पर शेयर वारंट नहीं जाते। डिविडेंड का पेमेंट होना जरूरी है, पर शेयर वारंट अगर आपने डिविडेंड वारंट अगर आपने डिस्पैच भी कर दिया, तो सामने वाले ने भले ही इन कैश नहीं करा, तो डिस्पैच करना भी पेमेंट माना जाता है। मोड की बात करें तो कैश से कर सकते हो, डिविडेंड वारंट पे कर सकते हो, शेयर वारंट नहीं जाता, डिविडेंड वारंट जाता है। अब नॉट बाय वे ऑफ कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट, मतलब कि बोनस शेयर आप इशू नहीं कर सकते। कल को आपने बोला कि यार मैंने तुझे बोनस शेयर इशू करा, यही डिविडेंड है, तो मोड इज नॉट बाय वे ऑफ कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट। बोनस शेयर आपने दे दिया, ये जो मैंने इधर बोला था ना, ये शायद ये गलती से लिखा था, इधर डाउट आ ही रहा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता ये। 1 सेकेंड, इसको कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो बोनस
ओके। बोनस शेयर से आप जो है डिविडेंड पे नहीं कर सकते कि आपने बोनस शेयर इशू कर दी। आप बोनस शेयर इशू करो, पर कल को आपने बोनस शेयर इशू करे और बोला कि डिविडेंड के बदले में है, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ना, नहीं चलेगा। डिविडेंड की डिपॉजिट की बात करें तो डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर होता है 5 दिन के अंदर आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में डालने का, ठीक है। ये कंडीशन 100% गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगती। तो 100% गवर्नमेंट कंपनी पे क्या नहीं लगता? एक तो अपन ने पढ़ा था रूल 3 की कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है 5 डेज कि 5 डेज के अंदर आपको जो है डिपॉजिट करना है। ये 100% गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता। तो हम लिख लेते कि दो चीज़ें तो नहीं लगती, फिर ये पर्टिकुलर चार्ट, ये पर्टिकुलर चार्ट को पढ़ते हैं। चलो अब आती बात कि डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड जो भी है, जब ये डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर हमको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है और उसी डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर हमको जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। ओके 1 सेकेंड, 5 दिन के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। डिविडेंड डिक्लेयर की बात करें तो डिक्लेयर में @ कुछ दे के रखा है। @ का मतलब है कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप एक बार रिवोक नहीं कर सकते। जनरली तो आप रिवोक ही नहीं कर सकते, पर 2 केस में आप रिवोक कर सकते हो। जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर करना ही अल्ट्रा वायर्स है या कंपनी का गोइंग कंसर्न ही सीज हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो आप जो है उसको रिवोक कर सकते हैं। चलो जो भी है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर हमको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है और डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर हमको पेमेंट करना है। और अगर हमने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा तो अगले 7 दिन में, नेक्स्ट 7 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट, नेक्स्ट 7 डेज में हमको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के स्पेशल बैंक अकाउंट, ये सेपरेट बैंक अकाउंट, ये स्पेशल बैंक अकाउंट जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हमको ट्रांसफर करने का पैसे। चलो अगर 30 दिन के अंदर मैंने, अगर देखो अब 2 चीज़ें, 30 दिन में आपको पे करना है, 30 दिन में अगर आपने पे नहीं करा, चलो तो 30 दिन में आपको पे करना है तो डिविडेंड पे करना है। वारंट तो पोस्ट भी कर दोगे तो चल जाएगा, वारंट तो पोस्ट भी कर दोगे तो चल जाएगा 30 दिन के अंदर, तो पे कर दो, बहुत ही अच्छी बात है। पर पे नहीं करा, ठीक है, तो पहले ये चेक कर लो कि क्या ये एक्सेप्शंस में कवर है क्या, जहां पे आप पेमेंट अगर 30 दिन के बाद भी कर रहे हो तो चलेगा, क्या उसमें कवर है क्या? कभी उसमें कवर नहीं है। तो आप 30 दिन से ज़्यादा में क्यों पे कर रहे हो? अगर आप 30 दिन से ज़्यादा में पे कर रहे हो तो सिंपल से बात है 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। साथ ही साथ जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन डिफॉल्ट 2 साल की जेल हो जाएगी और 1000 रुपये पर डे ऑफ डिफॉल्ट, ये लगेगा 1000 रुपये पर डे ऑफ डिफॉल्ट लगेगा, ठीक है। तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है और 1000 रुपये पर डे ऑफ डिफॉल्ट। साथ ही साथ जो है हमने क्या बोला कि अगर एक्सेप्शन से कवर हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सेप्शन में कवर नहीं हो तो 2 साल की जेल है डायरेक्टर इन डिफॉल्ट को और 1000 पर डे, ठीक है, फाइन। तब एक्सेप्शंस में कवर हो। अब एक्सेप्शंस में क्या होता है, सेक्शन 127 बात करता है एक्सेप्शंस की, जिसमें ये बोलते हैं, देखो ये जो नोट्स है, ये नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 127 बात करता है एक्सेप्शंस की, ठीक है। एक्सेप्शंस पे 5 एक्सेप्शंस है कि आपने डिविडेंड पे नहीं करा, 30 दिन में पे नहीं किया ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। आपने जो है डिविडेंड पे नहीं किया 30 दिन में, पहला तो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा ये है कि शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था आपको पेमेंट करने का कि भैया इस तरीके से आपको पेमेंट करना है, कंपनी उसको कंप्लाई नहीं कर पाया है, और साथ ही साथ जो है कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाया और कंपनी ने कम्युनिकेट भी कर दिया कि मैं कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। पर जो भी है डिविडेंड पेमेंट करने में, ऐसे केस में डिविडेंड पेमेंट करने में क्योंकि आपके डायरेक्शन को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको कम्युनिकेट किया, फिर हमने हमारी तरीके से जो है डिविडेंड दिया, इसमें 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया, चलेगा। या डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो गया, वो होल्डर से कुछ कॉल्स के पैसे लेने थे उससे ही एडजस्ट कर दिया, लॉफुली एडजस्टेड है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। डायरेक्शंस की बात है कि शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दिया, कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया और कंपनी ने जो है कम्युनिकेट भी कर दिया ऑफ नॉन कंप्लायंस, लॉफुली एडजस्टेड कर दिया। या डिस्प्यूट है रिगार्डिंग राइट, हम 30 दिन में इसलिए पे नहीं कर पाए क्योंकि डिस्प्यूट है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, ठीक है। तो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, डायरेक्शंस, लॉफुली एडजस्टेड, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, किया किसको डिविडेंड देना चाहिए। एंड नॉन पेमेंट ड्यू टू कंपनीज, नॉन पेमेंट इज नॉट ड्यू टू कंपनीज डिफॉल्ट, तो जो नॉन पेमेंट है वो नहीं हुआ है, ठीक है। नॉन पेमेंट इज नॉट ड्यू टू कंपनी डिफॉल्ट, कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो जब 30 दिन में पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है तो फिर कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं भरेगी। 30 दिन में नहीं हुआ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉफुली एडजस्टेड, ठीक है, डिस्प्यूट है, डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पाया, सेम हमने उसको कम्युनिकेट भी कर दिया, और डी से डिफॉल्ट, कंपनी का डिफॉल्ट इसमें नहीं है,
तो इसको निमोनिक पता औलाद करके, औलाद मतलब कि ऑपरेशन ऑफ लॉ, एल से है लॉफुली एडजस्टेड, डी से है डायरेक्शंस, और हमने डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, सेम हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया। डी से है डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट, और डी से है कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब जो भी हो 30 दिन में पेमेंट करना चाहिए। 30 दिन में आपको पेमेंट नहीं कर पाओ तो अगले 7 दिन के अंदर जो है स्पेशल बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं है, स्पेशल बैंक अकाउंट जिसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही ट्रांसफर करा उसके 90 दिन के अंदर आपको जो है एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट में ये बनाना है कि देखो इस बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांसफर हो रहा है ना, इन होल्डर के नाम क्या है, कितना डिविडेंड बचता है, और इनका एड्रेस ये है। ठीक है, अब ये कंपनी की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाएगा। अब 7 दिन के अंदर जमा नहीं किया सेपरेट बैंक अकाउंट, स्पेशल बैंक अकाउंट में, तो 12% का इंटरेस्ट है। तो इधर 12% का इंटरेस्ट है, उधर 18% का, अगर 30 दिन में पे नहीं करा तो 7 दिन में जमा नहीं किया 12% का इंटरेस्ट है। अब देखो 30 दिन के अंदर आपने पे नहीं करा तो अगले 7 दिन में तो ठीक है, आपने स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पर जब लास्ट डे था, ठीक है, उस लास्ट डेट से भी अगर 7 साल तक अभी तक डिविडेंड अनपेड है, ठीक है, तो सबसे पहले तो IEPF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जो भी सारे शेयर थे, ठीक है, ऑल सच शेयर ट्रांसफर बाय कंपनी इन द नेम ऑफ IEPF, सारा शेयर जो है ट्रांसफर बाय कंपनी इन द नेम ऑफ IEPF, और IEPF के नाम पे वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, सारे शेयर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये IEPF अकाउंट क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो कंपनी क्या है, एक स्टेटमेंट बनाएगी, इसमें भी जैसे कि किसी भी खाते में डालेगी तो कंपनी की स्टेटमेंट बनाएगी, तो इधर भी एक कंपनी स्टेटमेंट बनाएगी और IEPF के एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट कर देगी, बोलेगी कि देखो ये रहा, ये पैसे आपके पास जमा कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आई कि इसके फीचर क्या है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश फंड है, इसकी एक सेपरेट अथॉरिटी होती है, इसके सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, कैग द्वारा ऑडिट होता है, और एनुअल रिपोर्ट जो है कैग सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट को करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एनुअल रिपोर्ट है, कैग सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना था। तो इधर अगर हम बात करें तो हमने बात कर ली है कि देखो ये डेज की हमने बात कर ली है, तो 124, 125, 126, 127 ऐसी हमने बात कर ली। 126 अपन सेपरेट पढ़ेंगे कि 126 क्या बोल रहा है। ठीक है, वो अबेयंस है, वो हम समझेंगे, पर ये जो है पॉइंट ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये सेक्शन 127 भी इधर कनेक्ट हो गया, तो ये पर्टिकुलर ये चार्ट हमारा हो गया। आई बात सेक्शन 126 की, तो क्या बोलते हैं कि जो है आप शेयर जैसे कभी आप ट्रांसफ़र करते हो ना, तो ट्रांसफर कंपनी शेयर ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफरी को, ठीक है, और ट्रांसफर डीड कंपनी को डिलीवर करता है। पर सपोज करो कि आपने फिजिकली तो जो भी है आपने शेयर वेयर ट्रांसफर कर दिए है, ट्रांसफर डीड भी जमा करा, तो कंपनी ने उस ट्रांसफर डीड को रजिस्टर ही नहीं किया, पेंडिंग है, AGM डेट पर पेंडिंग है। तो सिंपल सी बात है, AGM डेट पे होल्डर कौन दिखा रहा है, ट्रांसफरर दिखा रहा है, पर शेयर है किसके पास, ट्रांसफरी के पास है। मतलब कि कायदे से बनता ट्रांसफरी को है, पर ट्रांसफरर को पेमेंट जा रहा है। तो ऐसे केस में इन सच केस डिविडेंड में डिविडेंड वो वैसा वो वाला शेयर का डिविडेंड जो है या तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पहला, या तो दूसरा कि ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफरर है, कंपनी को बोल देगा अगर ट्रांसफर ने ऑथराइज कर दिया यार इसको पे करो, मैं तो शेयर दे चुका हूँ, तुम्हारी तरफ से जो है रजिस्ट्रेशन या पेंडिंग है, ठीक है, तो आप उसको दे दो, तो फिर उसको चले जाएगा, अदरवाइज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, पर ट्रांसफरर को तो नहीं जाएगा। बोनस और ये तो डिविडेंड की बात करी, पर बोनस और राइट शेयर तो अबेंस बनेंगे, बोनस और राइट शेयर तो अटक जाएंगे, ठीक है, वो अटक जाएंगे। पर सपोज करो कि शेयर ट्रांसफर करे, आपने डीड डिलीवर करी, कंपनी ने ना रिफ्यूज कर दिया ये बोलते हुए कि सिग्नेचर टैली नहीं हो रहा है, तो रिफ्यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, रिफ्यूज कर दिया मीन्स क्या, रिफ्यूज कर दिया मतलब कि पेंडिंग मेंटेन थोड़ी ना ये कंपनी की तरफ से, मतलब कि रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद कंपनी ने बोला कि यार हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं डीड तुम्हारी, कंपनी ने इसको ट्रांसफर को डिविडेंड पे कर दिया, तो ट्रांसफर ये थोड़ी ना बोलेगा कि यार ये ट्रांसफर डीड तो पेंडिंग है, तो जो है रजिस्ट्रेशन ये पेंडिंग है, तो आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो, या मैं ट्रांसफर को बोल रहा हूँ उधर ट्रांसफर करो, वो कंपनी साफ मना कर देगी। क्या बोलते हुए कि देखो इधर ना पेंडिंग वाली बात नहीं है, इधर तो हमने डायरेक्ट मना ही करा है कि ये ट्रांसफर डीड में सिग्नेचर टैली नहीं हो रहा है, तो हमने मना कर दिया, तो ऐसे केस में आपको ही डिविडेंड जाएगा क्योंकि अभी आप ही हो हमारे लिए तो होल्डर, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है
इसको रिफ्यूज, इसको पेंडिंग मत मान लेना, ठीक। फिर आती बात इंटरिम डिविडेंड की, तो कुछ कंसेप्ट है इंटरिम डिविडेंड की। क्या बोलना चाह रहे हैं कि डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। तो जैसे सोर्स होता है इधर अपना डिविडेंड में, गारंटी मिल रही है, ठीक है, मनी गिवन एज गारंटी, प्रॉफिट करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, उसमें लॉस माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन अपन शेड्यूल 2 के हिसाब से माइनस करते हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन लॉसेस माइनस करते हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेस क्या है? इंटरिम डिविडेंड का जो सोर्सेस है, तो एक्यूमुलेटेड सरप्लस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड सरप्लस, तो आपका पास सरप्लस जो एक्यूमुलेटेड है। प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इंटरिम डिविडेंड सॉट टू डिक्लेयर, तो प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर जिसका इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करे तो वो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड सरप्लस उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। साथ ही साथ उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आप नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर करोगे ना, नेक्स्ट ईयर में आप डिक्लेयर करोगे, नेक्स्ट ईयर में आप जो है उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट में से जो भी डिविडेंड आपको बांटने का है वो नेक्स्ट ईयर में आप करोगे। तो प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन विच इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर, तो प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन विच इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो जो प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है ऑन विच इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड, उस डिक्लेयर्ड, ठीक है, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उधर उस एजीएम डेट के पहले, ठीक है, उस एजीएम डेट के पहले टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग द एजीएम डेट, ठीक है, टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग, 1 सेकेंड, सी वो एजीएम डेट नहीं, वो डिक्लेरेशन डेट है, तो क्वार्टर प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। तो जिस डेट पे डिक्लेयर करा, जिस डेट पे डिक्लेयर करा उसके पहले जो भी क्वार्टर एंड हुआ है, तो टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग, उस क्वार्टर तक अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल है टिल द क्वार्टर, मतलब उस क्वार्टर तक प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है कंडीशन, तो अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है प्रॉफिट और फिर भी आपको डिविडेंड बांटना है, तो पिछले 3 साल के डिविडेंड का एवरेज, उस रेट से ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ऐसे केस में जो रेट है वो एवरेज रेट से ज़्यादा का नहीं जाएगा। अब डिविडेंड जो है, अगर आखिरी पॉइंट अगर हम देखें इंटरिम डिविडेंड का, कुछ आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट ये बोलता है कि डिविडेंड नॉट पे आउट ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल से पे नहीं होगा, तो डिविडेंड नॉट पे आउट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो नहीं चलेगा, ठीक है। पर अगर डिविडेंड कैपिटल से पे कर दिया तो डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, और इनफैक्ट ऑडिटर भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा। डायरेक्टर तो पर्सनली लायबल हो जाएंगे कि भैया कैपिटल से कैसे पे कर दिया, डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएंगे, और ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा, क्योंकि आपने कैपिटल से पे करा है, मतलब अनऑथराइज रिडक्शन हुआ है कैपिटल का, वो ये नहीं चलेगा। भले ही आर्टिकल में बोले कि आप कैपिटल से पे कर सकते हो, नहीं चलेगा, ये अनऑथराइज रिडक्शन नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाता है, पर नहीं होगा सब्जेक्ट टू, अगर जो है पेमेंट मेड गुड बाय सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, बाद में जो प्रॉफिट हुआ उससे मेड गुड हो गया ना सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से, ठीक है। और इन केस चलो डायरेक्टर ने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करा था, पर सामने वाले मेंबर को भी पता था, डायरेक्टर हैविंग राइट टू इंडेमनिटी, तो ऐसे केस में डायरेक्टर को बचाव का राइट है अगेंस्ट मेंबर। अगर मेंबर जो रिसीव कर रहा है डिविडेंड, उसको पता है कि जो पेमेंट कैपिटल से हो रहा है, तो फिर जो है डायरेक्टर बच सकता है, डायरेक्टर अपने आप को बचा सकता है। क्या मेरे को, चलो मैं भूल गया, पर मेरे को तो पता था ना, ये मना कर सकता था, तो ऐसे केस में डायरेक्टर बच सकता है। तो 2 केस में बच सकता है, अगर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा, और या तो जो है मेंबर जो रिसीविंग डिविडेंड है नोइंग दैट पेमेंट जो है आउट ऑफ कैपिटल जा रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीज़ें पढ़ी, जहाँ पे हमने इंटरिम डिविडेंड भी समझ लिया, इसके सोर्सेज भी समझ लिए, जहाँ पे हमने अबेंस का समझ लिया कि पेंडिंग है तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, या तो आपके कहने पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिविडेंड, बट ये तो अबेंस में ही रहेगा। फिर हमने एक अच्छा सा चार्ट पढ़ा, कितने दिन में क्या ट्रांसफ़र होता है, क्या नहीं ट्रांसफ़र होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। स्टेटमेंट बनते हैं, बाकायदा स्टेटमेंट के बारे में हमने समझा, ठीक है। कब 12% लगता है, कब 18% लगता है, क्योंकि यही एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। जमा नहीं करोगे तो 12% है, अदरवाइज 18% है। फिर जो है हमने पढ़ा कि डिविडेंड वारंट जाता है, शेयर वारंट नहीं जाता, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। C76 74 का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आप डिपॉजिट नहीं कर सकते टिल द फेलियर कंटिन्यूस। फ्री रिजर्व्स आप पे कर सकते हो, तो भैया आप डिविडेंड
जो रूल थी कि कंडीशन फॉलो करना, वो भी 100% गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगती है। उसमें भी आप डिविडेंड के रेट की बात करें कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है। फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करोगे। साथ ही साथ जो हमने पढ़ा था कि जब आप विड्रॉ कर रहे हो पैसा, तो जब विड्रॉ कर रहे हो, फिर जब आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ का बैलेंस की भी हमने बात करी कि विड्रॉ कर रहे हैं तो 10% से ज़्यादा का विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व रहता है। फिर जो बैलेंस है वो 15% रहेगा, वो पेड अप कैपिटल का होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर रहे हो तो रूल 3 की कंडीशन नहीं लगेगी। और ऐसे करते हुए सोर्सेस ऑफ डिविडेंड हमने पढ़ा था, और आपके इच्छा पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो रिजर्व में। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और इस तरीके से हमने जो है सारे प्रोविजंस को पढ़ा। अब जो है एक बार हम इसके MCQs कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। MCQs कर लेते तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि चलो यार हमको ये चीज़ें समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। ओके, तो ये वर्टिकल है, लेट मी डू दी हॉरिजॉन्टल। चलो करें, क्या लिखा है? द रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज बाय बोर्ड। रेट प्रपोज बाय बोर्ड, बोर्ड ने प्रपोज कर दिया कोई सा रेट, ठीक है। मे बी इंक्रीज, रिड्यूस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो मे बी रिड्यूस, इसको रिड्यूस कर सकते हैं पर इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपने को लिखना था, तो चलो अपन लिख ही लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं कि बोर्ड ने अगर प्रपोज किया है तो जो रेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं पर इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो ड्यू टू टेक्निकल रीज़न हमें जो है ये वीडियो इधर ही ओवर करना पड़ेगा, बट ठीक है। चलो मैं ट्राई करूँगा कि अगले जो है रिकॉर्डिंग में मैं ऐसा करता हूँ, या तो क्लब करके बनाता हूँ। ओके, तो वेट कीजिए। तो यही अमेंड करते हुए हमने इसको टिक मार किया, ठीक है। ये अपन देख लेंगे आंसर सही है कि नहीं। इसका आंसर बी है। ओके, क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन? द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन AGM, क्या बोला है? द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन AGM इज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, अ कंपनी मे पे डिविडेंड इन प्रपोर्शन विद द अमाउंट पेड अप। तो हाँ, कंपनी पे कर सकती है डिविडेंड इन प्रपोर्शन विद द अमाउंट पेड अप। पेड अप के बेसिस पे डिविडेंड पे होगा इफ द कंपनी इज सो ऑथराइज बाय द बोर्ड। अगर कंपनी को बोर्ड ने ऑथराइज करा है तो पहला ऑप्शन ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट AGM, क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है? तो हाँ, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये लिखा नहीं है बट ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। हाँ, अभी हम इसको लिख लेते हैं। चलिए, कंपनी में पे डिविडेंड मतलब कि कंपनी पेड अप अमाउंट से डिविडेंड पे कर सकती, पेड अप की बेसिस पे डिविडेंड पे कर सकेगी अगर कंपनी ऑथराइज बाय बोर्ड है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जनरली तो पेड अप से ही होता है। आर्टिकल बोले, अगर आर्टिकल नहीं बोले तो रेगुलेशन 80 बोलता है। रेगुलेशन साइलेंट है तो नॉमिनल वैल्यू, मतलब जनरली तो पेड अप ही होता है। मतलब कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो ठीक है, हमने इसको भी लिख लिया है कि जो डिक्लेरेशन है इट्स एन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। ये हमने कर लिया। साथ ही साथ जो है हमने ये भी पढ़ लिया कि यार देखो, बोर्ड द्वारा ऑथराइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। ओके, हमारा सेकंड आ गया। तो क्या बोल रहे हैं कि डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट ऑफ। अब फाइनेंशियल ईयर, डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट ऑफ। तो हमने सोर्सेस में क्या पढ़ा था? प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ A एंड B, ठीक है, बोथ A एंड B एंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो देखो, प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, सी ऐसा बेटर है कि इसमें हम जो है प्रोविजन को भी सेपरेट लेकर चलते हैं। तो सी, डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर वो डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर वही करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर के साथ क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रीवियस ईयर का रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ एंड बी तो है। साथ ही साथ फ्री रिजर्व से भी दे सकते हैं, पर वो रूल 3 की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो थर्ड का आंसर हो गया अपना डी। फिर कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए ऑन, ठीक है, देखते हैं, इफ इट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 और 74। अगर कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 73 एंड 74 है तो कंपनी को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए डिविडेंड। इक्विटी की बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं? तो सी, इधर जो डिविडेंड की बात कर रहे हैं वो तो इक्विटी शेयर के डिविडेंड की तो बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस की डिविडेंड की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी स्पेसिफिक लिख लेते हैं। तो ठीक है, इधर हमने जो बात करी है इधर हम कर देते हैं कि इधर क्या है हमारा इक्विटी शेयर है। चलो, फिर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर डिविडेंड शैल बी पेड फर्स्ट पर्सन को, जिसका नाम पहले हो, यही पढ़ा था मैंने, जिसका नाम पहले हो, राइट। तो जॉइंट होल्डर हु इज ऑथराइज बाय द जॉइंट होल्डर, डिविडेंड शैल बी पेड टू ऑल जॉइंट होल्डर, नहीं, डिविडेंड ऑल को भी नहीं जाएगा।
जो फर्स्ट नेम है इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो जिसका नाम पहले है, ठीक है। चलो फर्स्ट नेम्ड है, ये हो गया हमारा। फिर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन डैश इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन डैश डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड, मतलब कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो कंपनी डिपॉजिट करेगी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में के सेपरेट अकाउंट में 5 दिन के अंदर। ये सेपरेट अकाउंट बोला है इन्होंने स्पेशल अकाउंट नहीं बोला, ठीक है। तो ये आ गया 6 का बी आंसर हमारा। चलो, इफ कंपनी फेल्स टू ट्रांसफर द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, अगर कंपनी फेल हो जाती है टू ट्रांसफर द अनपेड, वही अनपेड डिविडेंड जो है, जब ऑब्वियस बात है 30 दिन में पे नहीं करा तो अनपेड डिविडेंड है, आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, क्योंकि 30 दिन बाद तो आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में करना पड़ता है ना। 30 दिन अगर आपने पे नहीं करा है तो अगले 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर फेल हो गए हो तो ऐसे केस में खाते में जमा नहीं करा है 12% का इंटरेस्ट है, ठीक है। चलो, अब मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, क्या बोल रहे हैं कि जो मनी ट्रांसफर करा है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विच रिमेन्स अनपेड, तो मनी ट्रांसफर करा है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विच रिमेन अनपेड फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ओके, डेट ऑफ सच ट्रांसफर से पूछ रहे हैं, तो डेट ऑफ सच ट्रांसफर से तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट की बात करी, समझते हैं। मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेन अनपेड, वो अभी भी अनपेड है फॉर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर shall be transferred by the company along with interest accrued if any to IEPF। अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से देखा जाता है 7 साल, ओके, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्रूड इफ एनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ओके। डेट का आंसर है सी, ठीक है। तो ये अपन कब से देखते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, ठीक है। तो डेट ऑफ सच ट्रांसफर से हम 7 साल देखते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं कि जो हमने 7 ईयर्स को हमने सिर्फ 30 डेज के बाद से गिना है, नहीं, वो ट्रांसफर से 7 ईयर्स देखते हैं। तो ठीक है, इधर हमने इसको जो है इधर कर दिया है, ठीक है। चलो, ऑल सच शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड, वो सारे शेयर जिसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड पे नहीं करा है, वो सारे शेयर जिसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड पे नहीं करा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम, तो ना तो पे करा है ना तो सामने से क्लेम आया है, फॉर 7 ईयर्स शैल बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ IEPF। अच्छा, तो वह सारे शेयर, ऑल सच शेयर, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड नॉट बीन पेड, ठीक है। तो 7 कंसिक्यूटिव ईयर्स, एनी 7 ईयर, 7 साल से, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया। इधर भी लिख लेते हैं कि जिसपे ऑल सच शेयर ट्रांसफर बाय कंपनी इन द नेम ऑफ IEPF, इस सारे जो शेयर्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कंसिक्यूटिव ईयर्स। चलो, इधर भी लिख दिया कि शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड नॉट पेड और क्लेम फॉर 7 कंसिक्यूटिव ईयर, वो ट्रांसफर हो जाएगा IEPF में, राइट। क्या है फिर, अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन IEPF शैल नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ नहीं होगा, शैल नॉट बी यूज फॉर, जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड करा है ना IEPF में। सी, अब ये जो पर्टिकुलर है ना पॉइंट कि IEPF में क्या पैसा आता है, क्या पैसा जाता है, किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इस पर अपने नहीं किया, क्योंकि इस पर अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं देखे, तो बेटर है कि इस टाइप के MCQs को भी हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस टाइप की चीज़ों को देखते ही नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से अभी तक नहीं आए हैं, ओके। तो वेयर अ ट्रांसफर डीड हैज़ बीन डिलीवर टू द कंपनी, अगर ट्रांसफर डीड कंपनी को डिलीवर हो गई है फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो ट्रांसफर नॉट बीन रजिस्टर्ड, वही ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में पे द डिविडेंड टू रजिस्टर्ड होल्डर इफ इट सो ऑथराइज बाय आर्टिकल, क्या डिविडेंड रजिस्टर्ड होल्डर को देंगे अगर ऑथराइज बाय आर्टिकल है तो ऐसा तो कुछ कंडीशन थी नहीं कि आर्टिकल ऑथराइज करे तो ही। पे द डिविडेंड टू द ट्रांसफरर को तो नहीं देंगे। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स, IEPF में भी नहीं जाएगा। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। और इनकेस अगर ट्रांसफरर ने बोल दिया क्या ट्रांसफर ही को दे दो, तो अगर ट्रांसफर ने ऑथराइज किया है तो फिर ट्रांसफर ही को जाएगा, अदरवाइज तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए तो पॉइंट्स नहीं है। अब क्या है, चलो फिर देखें अपन क्या बोला है कि वेयर अ ट्रांसफर डीड हैज़ बीन डिलीवर्ड, अगर ट्रांसफर डीड डिलीवर कर दी है टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन बट द ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी,
ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड नहीं है, तो एनी ऑफर ऑन राइट शेयर बोनस शेयर, तो वो तो अबेंस में रहेगा, वो तो अपन ने पढ़ा था कि वो अबेंस में रहेगा। 126 पढ़ा था अपन ने, जहाँ पे हमने ये देखा था कि बोनस शेयर और राइट शेयर के रिस्पेक्ट में तो ये अबेंस में रहेगा। तो जो बोनस शेयर और राइट शेयर जो भी दे रहे हैं, शेयर रिमेन पेंडिंग, वो पेंडिंग रहेंगे। ठीक है, तो चलो डिविडेंड शैल बी पेड, कितने दिन में पे होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, 30 दिन में पे होगा ना डिक्लेरेशन से, इजी है। चलो डिविडेंड अदर देन इंटरिम डिविडेंड, तो डिविडेंड अदर देन इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, डिविडेंड जो इंटरिम डिविडेंड के अलावा है वो डिक्लेयर कौन करते हैं? मेंबर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर्ड या कंसेंटेड। चलो अब मनन जो मेंबर है मोक्ष का, ठीक है, अब बात आ रही है मनन जो मेंबर है मोक्ष लिमिटेड का, हैज गिवन डायरेक्शंस, कंपनी को डायरेक्शन दी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। औलाद वाला सीन आ रहा है जहाँ पे अपन ने जैसे कि डायरेक्शंस दे के रखे। 1 सेकेंड, वो चार्ट में जाना पड़ेगा। ओके, चार्ट में जाते हैं। ओके, डायरेक्शंस दे के रखे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट दोस डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाई, डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पाया, डिविडेंड कुड नॉट बी पे। सो इधर क्या है, डिविडेंड पे नहीं करा टू मनन, ठीक है, तो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करे, कंसिक्वेंटली डिविडेंड भी पे नहीं करा। स्टेटमेंट 1, मोक्ष लिमिटेड हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजंस ऑफ 127 एंड इज देयरफॉर लायबल फॉर पेनल्टी। पेनल्टी क्यों लग जाएगी? पेनल्टी क्यों लग जाएगी? तो डिविडेंड तो 1 सेकेंड, एंड देयरफॉर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ओके, मोक्ष लिमिटेड ने कॉन्ट्रावेंड करा है प्रोविजंस ऑफ 127 एंड इज देयरफॉर लायबल फॉर पेनल्टी, लायबल फॉर पेनल्टी अंडर 127। सी समझते हैं, मनन जो मेंबर है मोक्ष लिमिटेड का, उसने डायरेक्शन दी कंपनी को रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट दोज डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो पाए, कंसिक्वेंटली डिविडेंड पे नहीं करा। अच्छा यार, डिविडेंड पे नहीं किया कंसिक्वेंटली, पर ये कम्युनिकेट करा ही नहीं ना भाई, तेरे को कम्युनिकेट भी तो करना है, वो नॉन कंप्लायंस तूने कम्युनिकेट नहीं करा, तो तूने कॉन्ट्रावेंशन करा, वो तूने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो पेनल्टी लग जाएगी। इन केस कंपनी कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ 127 इट शेल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, 18% है ना, आपने पेमेंट नहीं करा तो 18% है, तो इधर कॉन्ट्रावेंशन पे 18% है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, जो सही है। फिर चलो स्टेटमेंट 1, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस। अब देखो इंटरिम डिविडेंड की बात आ रही, क्या बोला है, बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस इन द पीएनएल, ठीक है, सरप्लस इन द पीएनएल से, तो ठीक है, हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड सरप्लस से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। स्टेटमेंट 2, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड, तो डिक्लेयर हो सकता है इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इंटरिम डिविडेंड सॉट टू बी डिक्लेयर। तो बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो जिस फाइनेंशियल ईयर का हम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से हम दे सकते हैं, तो सही है ये भी। बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है किसी फाइनेंशियल ईयर में टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, उससे भी कर सकते हैं। बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, तो बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। रिजर्व में से भी कर सकता है क्या? तो रिजर्व में से भी कर सकता है, रूल 3 की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 सेकेंड, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है। 1 सेकेंड, हमने जो पढ़ा था रिजर्व नहीं था उसमें, ओके, रिजर्व से नहीं होता, तो बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, ठीक है। तो ऐसे केस में 17 का एक बार आंसर देख लेते हैं कि रिजर्व से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो 1 2 3 करेक्ट होता है। 17 का एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या है 17 का आंसर? 17 का आंसर है सी, ओके, ठीक है। तो रिजर्व से नहीं कर सकते आप डिक्लेयर, 17 का आंसर, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ 1 2 3 स्टेटमेंट है, यही करेक्ट है।
ओके, तो अब जो है कंपनी ने इनकर करे लॉस, ठीक है, इफ़ अ कंपनी इनकर अ लॉस अप टू, ठीक है, अप टू क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, अप टू क्वार्टर होगा, ठीक है, तो कंपनी अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन के प्रीसीडिंग क्वार्टर तक कंपनी ने अगर लॉस इनकर करा है तो वही है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड वो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्वार्टर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड 3 18 का आना चाहिए, बी आंसर, ठीक है। ओके, फिर हमारा है द बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड वेदर और नॉट इट इज ऑथराइज बाय आर्टिकल, आर्टिकल से ऑथराइज हो नहीं हो डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड, तो ये तो बात सही है। द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट इज कंपल्सरी डिपॉजिटेड, क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज टू बी कंपल्सरी डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 7 days, तो शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में तो हम 5 दिन में डालते हैं ना, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। ओके, ए लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अच्छा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ए लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कर रहे हैं तो फिर रूल 3 की कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न बाय इट इन द प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर टू इट इन दी फ्री रिजर्व, ओके, मतलब फ्री रिजर्व से कर रहा है। द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड एवरेज, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो शैल नॉट एक्सीड, तो रेट क्या है, प्रीसीडिंग 3 ईयर के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो प्रीसीडिंग 3 ईयर के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द टोटल अमाउंट, जो आप टोटल अमाउंट ड्रॉ करो वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्रीसीडिंग 3 ईयर, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रीसीडिंग 3 ईयर है, प्रीसीडिंग 3 ईयर के एवरेज डिविडेंड जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि मोर देन नहीं होना चाहिए, मतलब कि उतना हो सकता है, और 1/10 में भी मोर देन इक्वल टू है, ठीक है, मोर देन है, ओके, इसमें भी मोर देन है, और इसमें भी जो है, इसमें भी ऐसा कर देते हैं कि लेस देन करके काट देते हैं, मतलब कि जो बैलेंस है डिविडेंड का, ठीक है, वो 15% से कम नहीं होना चाहिए, 15% या उससे ज़्यादा चलेगा, तो बैलेंस जो है 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल टू या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। CO 120 का आ गया हमारा सी। ओके, अब बी लिमिटेड ने इनकर करे है लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, हाउएवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 बी लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्नड एंड ट्रांसफर टू इट फ्री रिजर्व। ओके, बी लिमिटेड ने लॉस इनकर कर दिया तो फ्री रिजर्व से तो तभी हम करते हैं ना डिक्लेयर डिविडेंड, जब हम इनएडिक्वेट हो या लॉस हो, तो सही है। द टोटल अमाउंट ड्रॉन, जो आप रिजर्व में से निकाल रहे हो वो 120, जो आप रिजर्व में से निकाल रहे हो वो 110 की जगह 120 बोला है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, अमाउंट जो आप विड्रॉ कर रहे हो रिजर्व से फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, तो ये तो हमने कर रहे हैं, तो सही है, जब आप पैसे निकालो पैसे सेट ऑफ होगा लॉसेस का। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व, जो बैलेंस है शेल नॉट फॉल बिलो 10%, वो 10% के बिलो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो 15% के बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इसमें सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और 21 का आंसर है बी। अब एक बार जो है हम इसके सारे आंसर को चेक कर लेते हैं, लेट मी पॉज। इसके आंसर है ये, और ये सारे आंसर जो है हमने चेक कर लिए हैं, सबके जो है आंसर है वो सही है, ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमने MCQs ओवर कर लिए, राइट। सो अब हमें जो है क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अब हमें डिविडेंड के क्वेश्चंस करने हैं, तो क्यों ना हम डिविडेंड के क्वेश्चंस अब करते हैं। सी फॉर डिविडेंड क्वेश्चन अरेंज करनी पड़ेगी कंपाइलर अरेंज करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के PDF बनाने पड़ेगी। सो ऐसा करते हैं कि हम जो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बाकी जो है हम डिविडेंड प्रोविजन को तो अच्छे से रिवाइज कर ही चुके हैं। ओके, तो टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, एंड आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हमारा जो है डिविडेंड का रिविजन ओवर होता है। थैंक यू।